Namaste. I welcome you all for this fourth lecture to Tihai concept in tabla playing. Today we will discuss some technical terms in tabla. So before coming to Tihai, it is very essential to understand some technical terms. Today we will discuss some 10 technical terms which are directly related to तिहाई concept. क्योंकि जब तक हमें ताल या उससे संबंधित जो कोई भी तकनीकी या पारिभाषिक शब्द है वो हमें जब तक नहीं समझते हैं तब तक हम तिहाई को ठीक से नहीं समझ पाते. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ताल, व्हाट इज ताल. सो इन म्यूजिक, गायन वादन नृत्य जहाँ पर एस्टेब्लिश होते हैं, जहाँ पे स्थिर होते हैं, ये नाट्य शास्त्र में इसकी परिभाषा की गई है कि गायन वादन नृत्य जहाँ पर स्थिर होते हैं उसे ताल कहते हैं. मतलब ताल ऐसी कंसेप्ट है जिसमें गायन वादन और नृत्य स्थिर होते हैं. मेजरमेंट ऑफ टाइम इन इंडियन म्यूजिक. ताल को ऐसा यूनिट माना गया है जो संगीत को माप सकता है. हम संगीत गिनते हैं तो ताल के कारण ही गिन पाते हैं. जैसे गायन हो रहा है तो गायन मात्राओं में होता है, ताल में होता है. गायक कहते हैं कि मैं 7 मात्रा की बंदिश गा रहा हूँ या 7 मात्रा की ताल में गायन प्रस्तुत कर. तो इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ टाइम इन इंडियन म्यूजिक. सम, ताली खाली, डिविजन्स टुगेदर डिफाइंस अ ताल. तो ताल में ये कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है. सम मतलब पहली बीट है, ताली खाली, ताली और खाली ये 2 हस्तक्रियाएँ हैं, और डिविजन्स जैसे दा दिन दिन ना दिन दिन ना तिन तिन ना, तो 4 डिवीजन का 3 ताल होता है. मैं बजा के बताता हूँ. सो तो इसमें सम है, पहली मात्रा पर, 5वीं मात्रा पर दूसरा खंड शुरू हो रहा है, 9वीं मात्रा पर तीसरा खंड शुरू हो रहा है, और 9वीं मात्रा पर खाली भी है, और 13वीं मात्रा पर चौथा खंड शुरू हो रहा है. तो इन सब को मिलाकर हमारी ताल ये कंसेप्ट पूरी होती है. उसके बाद में हम देखते हैं मात्रा और बीट. इट इज़ अ यार्डस्टिक टू मेजर अ ताल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ ताल. सबसे छोटी इकाई है ये ताल गिनने के लिए. तो हमारे पास अलग अलग ताल है, जैसे दादरा है 6 मात्रे का, 3 ताल है 16 मात्रे का, रूपक है 7 मात्रे का, झपताल 10 मात्रे का. तो अलग अलग मात्राओं की ताल है. तो अलग अलग मात्रा ये अलग अलग यूनिट्स है. तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ताल इज़ नोन एज मात्रा. तो जैसे दादरा 6 मात्रे का, then we have रूपक 7 मात्रा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5 6 7. Sum is a very crucial concept in Indian music because it's the first beat of tal. Every tal begins with a sum. ताल, कोई भी ताल अगर शुरू होता है तो वो सम से ही होता है. धा धिन धिन ना, धा धिन धिन ना, धा धिन धिन तक धिन धिन ना, धा. तो यू कैन सी कि ताल सम से शुरू हो रहा है और सम पे ही खत्म हो रहा है. इट इज बिगिनिंग फ्रॉम सम एंड एंडिंग, कंक्लूजन भी सम पर ही है. बिकॉज सम टू सम डिस्टेंस ही सर्कुलेटरी मूवमेंट है म्यूजिक में. देन वी हैव क्रिया.
2 types of kriya we have, sashabda and nishabda. तो सशब्द इस ताली एंड निशब्द इस खाली. तो इसी को पात कहते हैं और इसी को कला भी कहते हैं. मतलब सशब्द इस पात जिसको हम ताली कहते हैं और निशब्द इस कला विच इज खाली. सो जब हम ताल हाथों से जब ताल देते हैं तो जैसे धा धिन ना, धा तिन ना, धा धिन ना, धा तिन ना. अब मैं कह रहा हूँ ताल, लेकिन अगर मैं सिर्फ क्रिया अगर करता हूँ फिर भी ताल को आप पहचान सकते हैं. तो इसको आप पहचान जाएंगे कि ये दादरा ताल है. अगर मैं ये कहूँ कि तो ऑडियंस जो जानती है या फिर स्टूडेंट्स जो जानते हैं ये रूपक है तो वो पहचान जाएंगे, क्योंकि हस्त क्रिया से, खाली भरी क्रिया से, सशब्द निशब्द क्रिया से या पात या कला से वो पहचान जाएंगे. तो दीज आर द हैंड जेस्चर्स. तो इससे हम पहचान जाते हैं कि, तो इसमें ज़रूरत नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं अभी रूपक दे रहा हूँ या तिन तिन ना धीना धीना कह रहा हूँ. सिंपली सॉरी तिन तिन ना धिन ना. तो ये है क्रियाएं हमारे. उसके बाद हम आते हैं विभाग. तो विभाग इज डिविजन्स क्रिएटेड विथ खाली भरी क्रिया एंड दिस इज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ ताल. तो खाली भरी क्रिया जो है, जैसे अभी मैंने धिन दा, धा धिन धिन दा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन दा. तो 4 डिविजन्स है जो खाली भरी क्रिया से बन रहे हैं. धा तिन धिन दा, धा धिन धिन, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा. डिविजन्स मैं आपको बजा के भी बताता हूँ. जैसे हम झपताल है तो झपताल के डिविजन्स है 2-3 2-3. वी हैव 2-3 2-3 डिविजन्स. टोटल 4 डिविजन्स. फर्स्ट एंड थर्ड 2 बीट्स एंड सेकेंड एंड फोर्थ 4 बीट्स. सो वी हैव धिन्ना धिन धिन्ना धिन्ना धिन धिन्ना धिन्ना धिन धिन्ना धिन्ना धिन धिन्ना. तो धिन्ना 2, धिन धिन्ना 3, again tinna 2 and dhin dhinna. So 2-3 2-3 becomes 10. तो कोई भी ताल हो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में उसके डिविजन्स ही डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं, बिकॉज वी हैव मेनी ताल्स विच आर डिवाइडेड इक्वली एंड विच आर डिवाइडेड evenly and not evenly. तो we have जैसे 3 ताल है, 4-4-4-4 का डिवीजन है. झपताल है, इवन डिविजन्स नहीं, इसमें 2-3 2-3 है. तो दिस इज द डिस्टिंक्ट फीचर दैट मेक्स, भले ही 10 मात्रे का ताल हो लेकिन अगर उसके डिविजन्स अलग है तो वो दोनों ताल अलग अलग कहलाए जाएंगे. जैसे झपताल 2-3 2-3 है, अगर 3-2-3-2 है तो वो झपताल नहीं रहेगा, वो कोई दूसरा ताल कहलाएगा. तो दिस इज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ अ ताल. इवन डिविजन्स को हम कहते हैं समपदी. अनइवन डिविजन्स को हम कहते हैं अर्ध समपदी. और जैसे धमार है 2 5 3 4, तो ऐसे तालों को हम कहते हैं विषमपदी. तो मैं धमार का एक एग्जाम्पल आपको बजाकर बता रहा हूँ. कत धीट धीट धा गे तीट तीट ता. सो 5 2 3 4, 5 2 3 4. तो कत धीट धीट धा गे तीट तीट ता. कत धीट धीट धा गे तीट तीट ता. सो कत धीट धीट धा गे तीट तीट ता. तो ऐसे ताल के डिविजन्स है. देन वी हैव आवर्तन.
आवर्तन द डिस्टेंस फ्रॉम सम टू लास्ट मात्रा ऑफ ताल। सो पहली मात्रा से ताल के लास्ट मात्रा से आखिरी मात्रा तक जो डिस्टेंस है उसे हम आवर्तन कहते हैं। इसी को हम कहते हैं कि सम से सम तक, क्योंकि भारतीय संगीत में ताल तो खत्म होता है सम पर। जैसे धा दिन धिन्ना धा दिन धिन्ना धा दिन तिन्ना टक दिन धिन्ना, एक आवर्तन तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी लैंडिंग फिर से सम पर होगी। धा दिन धिन धा, तो सम से सम का डिस्टेंस जो है उसे हम आवर्तन कहते हैं, और इसी से साइकिल बनता है। आवर्तन क्रिया हमेशा सर्कुलर होती है, तो रोटेशन का इसमें फील आता है। तो रूपक के मैं 2-3 आवर्तन बजाता हूँ आपको, सर्कुलर, फिर से एक मात्रा 7 मात्रा, फिर से एक मात्रा से 7 मात्रा, तो रिपीटेटिव फील एक आपको आएगा उसमें। तिन 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 तिन। तो ये रिपीटेशन हो गया रूपक का, आवर्तन क्रिया। बाद में हम लय को देखते हैं। लय, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द बीट्स, 2 मात्राओं के बीच में समान अंतर को हम लय कहते हैं। रेगुलेट्स टाइम इन म्यूजिक, ये समय का नियमन करता है, टाइम को इक्वली डिवाइड करता है। बेसिस ऑफ टेम्पो, तो लय के 3 प्रकार हमें विलंबित, मध्य, द्रुत, हम 3 प्रकार मानते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत में। तो लय 3 प्रकार की है, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। तो जैसे विलंबित एक ताल है, विलंबित लय का उसमें आपको एक उदाहरण मैं देता हूँ कि धिन, अभी इसमें 2 मात्राओं के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है, मतलब धिन, अभी दूसरी मात्रा है, तो यह है विलंबित लय। जब 2 मात्राओं के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है या मध्य होता है, तो वो मध्य लय होती है। जैसे मात्राओं के बीच में अब डिस्टेंस कम है, मध्य अंतर मध्य है, तो ये एक ताल ही है, लेकिन ये विलंबित से बहुत अलग स्पीड में बजाया मैंने अभी, तो इसे हम कहेंगे मध्यलय एक ताल। इसके बाद में है धृत, जब 2 मात्राओं के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा कम होती है तो उसे हम धृत लय कहते हैं। जैसे तो आपने मध्य लय देखा, विलंबित लय देखा और द्रुत लय देखा, तो इसमें एक ही ताल के अलग अलग वर्शंस, लय अलग अलग वर्शंस क्रिएट करती है, तो लेंथ कम ज़्यादा होती है। मात्राएं वही बजेगी, 12 ही मात्रा बजी है, लेकिन इसकी लेंथ कम ज़्यादा हुई है। तो these were the 3 types of lay. Then we have बोल। बोल मतलब जैसे हम बोलते हैं, अक्षर कहते हैं, तो वैसे ही तबला भी बोलता है, और तबले के जो बोल होते हैं वो साउंड उसका बेसिस है। इसके जो तबले के जो सिलेबल्स हैं, तो ओनोमोटोपोइक सिलेबल्स इसको कहते हैं,
जिसके ध्वनि जिसका आधार है। तो पंडित अरविंद मुलगांवकर कहते हैं कि तबले के जो बोल है वो ध्वन्यनुगामी है, मतलब ध्वनि को अनुगामी है, ध्वनि इसका बेसिस है। ध्वनि जो हमें सजेस्ट करता है, जैसे इसे हमने धा कहा, क्यों धा कहा? क्योंकि साउंड सजेस्ट कर रहा है कि ये धा जैसा लगता है, और ये धिन, तो आकार इकार से इसको हम धा और धिन, तो साउंड ध्वनि के बेसिस पे ही हम इसको डिसाइड करते हैं। तो बेसिक स्ट्रोक्स, बेसिक साउंड इज बोल। तो तबले के जो सरफेस पे हम स्ट्राइक करते हैं, अलग अलग हमारे पास इसके स्ट्राइकिंग पॉइंट्स है, तो अगर इस पर हम स्ट्राइक करेंगे तो हमें अलग अलग साउंड मिलते हैं। तो वेरियस सिलेबल्स प्रोड्यूस्ड ऑन डग्गा और तबला और बोथ एंड पखावज। तो हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट्स है, डग्गा तबला मिलके एक इंस्ट्रूमेंट हो रहा है तबला, और पखावज। इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स पे अलग अलग सिलेबल्स बजते हैं, जैसे धा, धिन, तीर, कीट, ना, कत्ता, ये सब बेसिक सिलेबल्स है। वोकलाइज सिलेबल्स, ओनोमेटोपोइक सिलेबल्स और वर्ड्स। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये बोल्स जो है, ये बोल साउंड के आधार पर इसे बनाए गए हैं, ध्वन्यनुगामी। तो ठेका जब हमारा लगता है तो ये बोल ही तो है, बेसिक बोल ही है। तो 2 या 3 बोल मिलके कुछ अर्थपूर्ण एक शब्द बन जाता है, जैसे धाती। तो धाती, धागे, धा, तिरकिट, धाती, धागे, ना की ना। तो ये बेसिक अक्षरों को मिलके एक अर्थपूर्ण वाक्य बनता है, और अर्थपूर्ण वाक्यों को मिला के हम एक अर्थपूर्ण एक पूरी फ्रेज बनाते हैं या कॉम्पोजिशन बनाते हैं, जैसे धाती, धागे, धा, तिरकिट, धाती, धागे, तिन्ना के ना, ताती, ताके ना, ता। तो इसमें अलग अलग बोल का यूज़ किया गया है, तो ये कायदा हो गया। फिर ऐसे ही बोलों को यूज़ करके हम एक कंपोजिशन कहते हैं। इसमें बोल अलग है, कायदे में स्वर और व्यंजन था, इसमें सिर्फ स्वर प्रधान बोल है, जैसे धिन्ना, तिन्ना, ये सब स्वर प्रधान अक्षर या बोल कहेंगे। इससे पेशकार की लैंग्वेज बनती है। और हमारे पास और अलग किस्म के बोल है, जैसे तेरे किट या किट तक, जिससे रेला बनता है। अब ये धा तेरे किट तक, धीरे धीरे किट तक, धा तेरे किट तक, तिन्ना किट तक, ता तेरे किट तक, धीरे धीरे किट तक, धा तेरे किट तक, धिन्ना किट तक। अब ये धा तेरे किट तक, धीरे धीरे किट तक, अब धीरे धीरे किट तक, ये व्यंजन है, व्यंजन प्रधान बोल इसे कहते हैं। तो इससे रेले जैसे कंपोजिशंस में ये होते हैं, और इसे हम रेला कहते हैं। तो स्वर प्रधान जो बोल है वो पेशकार में होंगे, स्वर व्यंजन दोनों प्रकार के बोल कायदे में होंगे, और व्यंजन प्रधान जो बोल है वो सिर्फ रेले में होंगे। तो बोलों के आधार पर हमारे यहाँ कंपोजिशंस बनती हैं। तो बोल बहुत ज़रूरी है, बोल के बगैर हम तबला बजाना सोच भी नहीं सकते। फिर इसके बाद में हमारे पास कंसेप्ट है ठेका। ठेका इज़ अ बेसिक रिदमिक कंपोजिशन ऑफ पर्टिकुलर ताल। तो ताल तो पहले हमने इसके पहले डिस्कस किया। ताल है, तो ताल में मुंह से कहने की या बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताल सिर्फ हस्तक्रिया से बता सकते हैं। लेकिन ठेका की प्री रिक्विजिट है कि ठेका आप मुंह से तो कह लेंगे, लेकिन ठेका इंस्ट्रूमेंट पे बजाने की चीज़ है। तो जब मैं कहूँगा कि मैं
दादरा ताल बजा रहा हूँ तो मैं क्रिया नहीं कोई बजा रहा हूँ, क्योंकि क्रिया तो हाथों से दी जाती। मैं बजाऊंगा तो ठेका बजाऊंगा। तो जब मैं ये बजाऊंगा तो ऑडियंस या फिर जानकार स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि दादरा बज रहा है, क्योंकि अब हस्तक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। ये ताल का एक्सप्रेशन है इंस्ट्रूमेंट पर। ताल को व्यक्त करने के लिए इंस्ट्रूमेंट पर ठेका बजता है। तो रिप्रेजेंट्स ताल ऑन द इंस्ट्रूमेंट। ताल का ये प्रतिनिधित्व करता है इंस्ट्रूमेंट पर। फिर ये चाहे ये तबला हो, पखावज हो या कोई भी परकशन इंस्ट्रूमेंट हो, उस पर जो कोई बोल बनते हैं। और ठेका बनता है बोलों से, बेसिक बोलों से। जैसे 3 ताल का ठेका है धा धिन धिन ना, धा धिन धिन धा धिन धिन ना, टक धिन धिन ना। वैसे रूपक का ठेका है के बाद में है झपताल। और 14 मात्रे का ठेका है दीपचंदी। अलग अलग वर्शंस है ठेका के। तो अलग अलग वर्शंस अलग अलग ताल के होते हैं। ताल फिक्स है, ठेका फिक्स नहीं है, क्योंकि ठेका फ्लेक्सिबल टर्म है, ताल फिक्स टर्म है। ठेके के वर्शंस हो सकते हैं, क्योंकि उसे हम एक्सप्रेशन, ताल का एक्सप्रेशन कहते हैं। तो एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिस्ट होता है, वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बजाने में रख सकता है। तो आखिरी टर्म है हमारी जाति। जाति बेसिकली है कैटेगरी। तो हम नॉर्मल कोर्स में भी जाति कहते हैं। तो जाति इज़ डिवीज़न और कैटेगरी। तो म्यूज़िक में जाति, खास करके जब तबले में जाति कही जाती है, तो जाति से इसका अर्थ है कि अरेंजमेंट्स ऑफ बोल इन ए मात्रा। एक मात्रे में आप कितने बोल रखते हैं उस पर उसकी जाति डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ मात्रा इन ए ताल। और जैसे एक मात्रा में 5 मात्रा है, तो 5 मात्रा है, इसकी जाति अलग हो गई। एक मात्रे में अगर 2 मात्रा है तो इसकी जाति अलग हो गई। एक मात्रे में अगर 3 मात्रा है तो जाति अलग हो गई। तो मात्रा में आप कितनी उपमात्राएं रखते हैं, कितने बोल रखते हैं, उस पर उसकी जाति डिपेंड होती है। और ये एक कंसेप्ट है जाति की। और दूसरी एक कंसेप्ट है, जैसे मान लो झप ताल है, तो झप ताल की कुल मात्राएं हैं 10। तो इस पर से भी झप ताल की जाति डिसाइड होती है। जैसे 10 है तो 10 की कैटेगरी में आते हैं खंड, 10 खंड की कैटेगरी में आता है, तो झप ताल को हम कहेंगे खंड जाति ताल। उसके बाद में अगर हम रूपक का एग्जाम्पल देखते हैं, तो रूपक है 7 मात्रा, तो 7 मात्रा की कैटेगरी आती है मिश्र जाति। अगर हम 16 मात्रा देखते हैं तो वो 4 की कैटेगरी में आता है, तो चतुश्र जाति। अगर हम एक ताल को देखते हैं 12 मात्रा, वो 3 की कैटेगरी में आता है, तो तिश्र जाति। तो इसी प्रकार हमारे पास अलग अलग तालों की अलग अलग जातियाँ हैं। और हमारे पास एक पॉइंट है, टू क्रिएट स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिलेबल्स इन द स्पेस बिटवीन 2 मात्राज इज जाति। जैसे मैंने कहा कि एक मात्रा में अगर 5 अक्षर है और हर एक मात्रा में 5-5 अक्षर है, तो ये हो गई खंड जाति। एक मात्रा से दूसरी मात्रा तक ट्रैवल करने में अगर हम 5
बोल बजा रहे हैं तो ये खंड जाति डिसाइड होती है. वी हैव 5 जातिज विच इज तिश्र, चतश्र, खंड, मिश्र एंड संकीर्ण. तो तिश्र इज 3, चतश्र इज 4, खंड इज 5, मिश्र इज 7 एंड संकीर्ण इज 9. तो 3, 4, 5, 7 और 9 ये हमारे पास बेसिक जातियां हैं. इससे आगे भी चलकर कुछ हमारे पास संकीर्ण, दिव्य संकीर्ण, महासंकीर्ण ऐसी जातियां हैं जिसमें 11 मात्रा, 13 मात्रा, 15 मात्रा, 17 मात्रा, इनकी भी अलग अलग जातियां हैं. लेकिन प्रचलित हमारे पास तिश्र, चतश्र, खंड, मिश्र और संकीर्ण जाति है. So I hope these technical terms you have understood, and while playing Tihai, these technical terms plays a significant role, and in due course we will see the relations of these technical terms with the Tihai. Thank you.